Hey, what's up guys? Yusuf Rafiq from Retix Digital. Hope you guys are doing well. Basics of Octane Render की क्लास नंबर 2 में आपको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि आप किस तरीके से Octane कैमरा जो है वो सेटअप कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन सी लाइट्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। हम उन लाइट्स को डिस्कस करेंगे और उन लाइट्स को आप किस तरीके से सिनेमैटिक वे में यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आज इसी ट्यूटोरियल में देखेंगे, तो आपने इसको कंप्लीट देखना है। सिनेमा 4D के अंदर Octane रेंडर का सीन सेटअप किस तरीके से करते हैं ये मैं अपनी क्लास नंबर 1 में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर उसको देखें। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये सीन बना हुआ है और ये आपको कैमरा नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको सारा का सारा व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके इसके अंदर जो लाइट्स आती हैं उन सबको आपने चेक करना है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। तो देखिए हमारे पास ये कैमरा बना हुआ है। अगर आपके पास पहले से सिनेमा 4D का नेटिव कैमरा मौजूद है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको Octane रेंडर के कैमरा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, याद रहे कि अगर आप Octane रेंडर से बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला ना आए, तो आप Octane का कैमरा और Octane के मटेरियल्स को यूज़ करें और साथ ही Octane की लाइट्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें अपनी मौजूद हैं। यही वजह है कि मुझे सिनेमा 4D के अपने जो टूल्स हैं वो ज़्यादातर नहीं पता कि किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि मैं हर वक्त इसी रेंडर के ज़रिए अपने रेंडर्स निकालने की कोशिश करता रहता हूं, बल्कि की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैमरा मौजूद है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा Octane कैमरा टैग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये कैमरे के ऊपर Octane का जो कैमरा है वो टैग आ जाएगा और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स नज़र आएंगी जिनको हम लाइट्स ऐड करने के बाद देखेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट्स को। अगर मैं कैमरा से बाहर जाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरिया हमारा 3D मॉडल्स का है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर वाला एरिया है वो आपको वाइट नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं है। तो ये Octane की बेसिक सेटिंग्स में शुरू में होता है, तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये जो सेटिंग्स का बटन नज़र आ रहा है, या फिर आप Octane के ऊपर क्लिक करके Octane सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स इसकी ओपन हो जाएगी। अगेन ये कौन सी सेटिंग्स है इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एनवायरनमेंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट कलर वाइट नज़र आ रहा है, इसको हम कर देंगे ब्लैक। और जो ही ब्लैक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि ये वाइट कलर अपनी रोशनी इमिट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ही हम इसको ब्लैक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। नज़र आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रोशनी ही मौजूद नहीं है, तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, और अगर आप इस मेन्यू को यहाँ से यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ से अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा Octane डायलॉग, और ये आपके पास सेम यही वाली बार यहाँ पर ओपन हो जाएगी और आप इसको कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जिस तरह यहाँ पे हमने इसको ऊपर ऐड कर लिया है। लेट्स सपोज मैं आप इसको यहाँ से नहीं देखना चाहता व्यूअर को, मैं इसको बंद कर दूंगा और इसकी ये टूल जो है शेल्फ जो है इसको यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, ऑब्जेक्ट्स में आते हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा लाइट्स, और लाइट्स में सबसे पहले है Octane डे लाइट। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक डे लाइट बन चुकी है। और आपको ये जो रेड गिज़्मो नज़र आ रहा है रोटेशन पे, इसको आप रोटेट करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डे लाइट क्रिएट हो रही है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप अपने सीन को घुमा के इस तरीके से देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको यहाँ पर आसमान नज़र आ रहा है, उसमें कोई क्लाउड्स नहीं है, लेकिन आप दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको वो सूरज नज़र आ रहा होगा वहाँ ऊपर। तो आप यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है जिस तरह आपके यहाँ सूरज की रोशनी काम करती है। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ और यहाँ से आप इसको रोटेट वगैरह करवा के देख सकते हैं। और बाकी जो इसके सेटिंग्स हैं वो आप नीचे यहाँ से सेटिंग्स में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये जो येलो कलर का टैग है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले है यहाँ पर स्काई टर्बिडिटी, और इसके अंदर आप यही समझ लें कि अगर आप एक ऐसी लाइट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें फॉग हो, धुंध हो, तो आप जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि जो लाइट है वो डिफ्यूज़ हो जाए बादलों के अंदर। और यहाँ पर आप पावर को देखें तो इसको इंक्रीज़ करेंगे तो पावर से मुराद ये है कि आपका ये जो स्काई है और जो सन है दोनों की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी अगर आप पावर को इंक्रीज़ करेंगे। और मैं इसको यहाँ से 1 ही कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सन इंटेंसिटी। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ सन की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं। नॉर्थ ऑफसेट
और ये सन की रोटेशन है, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, रोटेट करवा के देख सकते हैं। और इससे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा सन साइज़, और ये जितना आप सन का साइज़ बड़ा करेंगे ये जो शेडोज़ हैं वो उतना डिफ्यूज़ होते जाएंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेडोज़ डिफ्यूज़ हो रहे हैं, और इसको हम जब वापस लेकर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प शेडोज़ हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर स्काई कलर और सन कलर दोनों नज़र आ रहे हैं। आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं और जो भी कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी छेड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे यही चाहिए। और यहाँ पर नीचे मौजूद है मिक्स स्काई टेक्सचर। उसके बाद क्या होगा कि ऑक्टेन का अपना जो सनलाइट है वो भी सही तरीके से काम करेगी, और जो आपका HDRI है वो भी आपको बैकग्राउंड में नज़र आएगा अगर आप मिक्स स्काई टेक्सचर को यूज़ करेंगे। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास थी स्काई लाइट, और हम ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा HDRI एनवायरनमेंट। यहाँ से आप अपने HDRI इमेज को लोड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से आप अपनी HDRI इमेज को लोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी HDRI इमेज मौजूद है। मैं एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन करते हैं, और यहाँ से मैं इसको नो कर देता हूँ। तो अभी आपको इतना कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको अपना सीन जो है वो नज़र आ रहा है। मैं इसकी पावर को 2 कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रोशनी नज़र आए। अब आप कह रहे होंगे कि फ़र्क क्या है, तो अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए कैमरा व्यू से बाहर जाता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि आपको वो तस्वीर 360 आगे पीछे नज़र आ रही है और वो आपके सीन को रिफ्लेक्ट कर रही है। और इसकी सेटिंग्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप बैकवर्ड जाके यहाँ से भी आप इसको रोटेट वगैरह करवा सकते हैं। अब ये है कि मैं यहाँ से अपनी डे लाइट को फिर से वापस लाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो HDRI एनवायरनमेंट है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसके टैग में जाएंगे और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मिक्स स्काई टेक्सचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका स्काई टेक्सचर भी आ जाएगा और आपका सन जो है वो भी एक्टिव होगा, वो भी काम कर रहा होगा। तो परफेक्शन के लिए आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे आपके HDRI का सन है और आपका जो ऑक्टेन का सन है दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैं अगर यहाँ से ऑक्टेन का जो सन है इसकी रोटेशन वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा ऑक्टेन प्लेनेटरी। ये भी तकरीबन ऑक्टेन डे लाइट की तरह ही है, और इसको मैंने कभी ना खुद यूज़ किया है ना ही मैंने किसी को देखा है कि इसको कोई यूज़ कर रहा हो। ये भी एग्जैक्टली उसी तरह काम करती है, आपको वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आई डोंट नो कि ऑक्टेन के अंदर ये वर्जन क्यों मौजूद है। मैं भी आप कोई अपनी तरफ से जिस तरह इसका नाम बता रहा है कि मैं भी कोई स्पेस लाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जब यहाँ पे अगर आप नीचे सेटिंग्स देखें तो ऑलमोस्ट वही हैं जो कि आपको सनलाइट की नज़र आ रही थी। इससे बेहतर ये है कि आप जो सनलाइट है उसी को यूज़ करें। नीचे आते हैं ऑब्जेक्ट्स में, और ऑब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर नज़र आएगा एरिया लाइट। ये बेसिकली क्या है कि एक रेक्टेंगल है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी लाइट को इमिट कर रही है। ये जो रेक्टेंगल है काफ़ी बड़ी है और इसका साइज़ मैं यहाँ से अगर ऑक्टेन लाइट को सिलेक्ट करूँ तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मौजूद है डिटेल्स का पैनल, और यहाँ से इसका साइज़ जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ये कि आप यहाँ से स्केल टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं ऑक्टेन लाइट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 की बजाय 157 हो चुका है। और ये जो आपको सिवाय ऑक्टेन लाइट टैग के बाकी जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सिनेमा 4D की जो नेटिव लाइट्स हैं वही सेटिंग्स हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब आप सिनेमा 4D में ऑक्टेन को यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्टेन की लाइट और उसके टैग्स वगैरह को ही यूज़ करना है आपने। तो मैं इसके टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएंगे। अपने इस लाइट को हम ऊपर लेकर आते हैं और इसको यहाँ से रोटेट करवा लेते हैं 90 डिग्री के ऊपर। कैमरा व्यू से जाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये लाइट आ चुकी है और काफ़ी मज़े से लाइट इसके ऊपर आ रही है। इसके टैग के ऊपर क्लिक करते हैं और आप इसकी सेटिंग्स को देखें तो यहाँ पर आपको पावर नज़र आ रही है। पावर से मुराद जाहिर सी बात है जैसे आपके पास कोई लाइट हो उसकी वोल्टेज वगैरह जो है वही सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप इसको कम करेंगे तो इसकी लाइट भी कम हो जाएगी। टेम्परेचर है जितना डाउनलोड करते जाएंगे रेडिश होती जाएगी, और जितना आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ये ब्लूइश होती जाएगी टेम्परेचर स्केल की बिना के ऊपर। तो अब अपनी सीन की बिना के ऊपर जितने आपको रिक्वायरमेंट है आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपनी लाइट के अंदर आप टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट किस्म की चीज़ें। मैं प्लगइन्स में जाता हूँ और यहाँ से ऑक्टेन में जाके आप
नॉइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको कुछ ख़ास फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अगर कैमरा व्यू से बाहर निकलूँ तो अभी आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे लाइट नज़र आ रही है। टैग के ऊपर क्लिक करते हैं और इस टेक्सचर के नॉइज़ के अंदर चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करूँ, अगर मैं इसको करता जाऊँ तो यहाँ पे आपको अपनी लाइट के अंदर वो नॉइज़ नज़र आएगा। और यहाँ से अगर मैं गेमा को इंक्रीज़ करता जाऊँ तो आप देख सकते हैं वो नॉइज़ आपकी लाइट के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं कैमरा व्यू से वापस जाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका सीन है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्सचर है वो लाइट का चेंज हो सकता है, उस टेक्सचर की बिना के ऊपर लाइट इमिट होगी। इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसमें गोबोस को भी ऐड कर सकते हैं। गोबोस से मुराद ये है कि जिस तरह आप अपने सीन में फ़ोटोग्राफी में लाइट्स को ब्लॉक करते हैं तो वो टेक्निक भी आप अपनी लाइट के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं और यहाँ से आपने प्लगइन्स में जाना है, ऑक्टेन में जाना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है नॉइज़। तो आपने नॉइज़ को सिलेक्ट कर लिया और हम अपने सीन को इस तरीके से देखते हैं। नॉइज़ में जाते हैं और यहाँ से आपने इसको कॉन्ट्रास्ट को आपने इंक्रीज़ करना है। तो अभी आप यहाँ से देख रहे होंगे आपके ये जो लाइट है बैकग्राउंड में उसकी शेप जो है, यानी कि जो शेडोज़ और लाइट बन रही है उसकी शेप चेंज हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो जो टेक्सचर हमने ऐड किया वो हमारी लाइट को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे किसी किस्म की तस्वीर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे PNG लगा लेते हैं प्लांट्स की, तो वो भी इसको अफेक्ट करेगा, बशर्ते ये कि वो ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए। एक और बात जो क्या आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो लाइट है आपको ऊपर से ब्लैक नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको सीन के अंदर नहीं देखना चाहते तो उसका तरीका ये है कि आप इस टैग के ऊपर क्लिक करेंगे, विजिबिलिटी में जाएंगे और यहाँ से कैमरा विजिबिलिटी इसको आपने बंद कर लेना, तो ये आपको नज़र नहीं आएगी। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि ये इसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मल्टीपल लाइट्स हैं तो आपकी ये लाइट्स आपके ग्राउंड के ऊपर शेडोज़ जो है वो क्रिएट कर रही होती हैं, एट सेल्फ शेडोज़ क्रिएट कर रही होती हैं। तो अगर आप वो शेडोज़ भी नहीं देखना चाहते तो यहाँ से आप शेडो विजिबिलिटी को बंद कर लेंगे तो आपको ये लाइट जो है वो नज़र नहीं आएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट, तो आपको जो उसका पाथ है सब कुछ नज़र आ रहा है लेकिन लाइट सोर्स आपको नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैं यहाँ से अपनी लाइट को मूव करवाता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये टेक्सचर भी साथ साथ मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करवाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारा टेक्सचर रोटेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपका टेक्सचर रोटेट भी हो तो आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ से इसको प्रोजेक्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। तो उससे ये होगा कि आपकी इमेज इस लाइट सोर्स से प्रोजेक्ट होगी आपके सोर्स की जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। लेकिन अगर मैं अब इसको रोटेट करवाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये अभी भी मूव नहीं हो रही। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से टेक्सचर प्रोजेक्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा टेक्सचर प्रोजेक्शन मैश UV, इसको आपने चेंज कर लेना है XYZ to UVW। अब आप जब इसको रोटेट कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी लाइट में वो टेक्सचर भी साथ साथ मूव हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसका स्केल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो UV ट्रांसफॉर्म को ऐड कर लेंगे। यहाँ से आएंगे तो यहाँ से आप इसका स्केल वगैरह जो है ये आप देख सकते हैं मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ और चूँकि आपको यहाँ पर की फ्रेम्स ही नज़र आ रही है तो इसका मतलब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। जिस आप अंडर वाटर सीन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइज़ है, आप इसके साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं आपके पास वही वाटर वाली लुक आ रही है, अंडर वाटर आप लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी और ऑक्टेन टारगेटेड एरिया लाइट। तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे दो चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। एक हमारे पास ऑक्टेन लाइट जो है आप देख सकते काफ़ी बड़ी है। मैं इसको साइज़ में काफ़ी छोटा कर लेता हूँ और इसको मूव करवा के हम ऊपर ले जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारी लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है सीन के आसपास। वो क्यों? ये जो आपको लाइट टारगेट का नल नज़र आ रहा है तो ये नल जहाँ पर होगी आपकी लाइट उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस नल को आगे पीछे लेके जा रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो नल है इसको फॉलो किया जा रहा है लाइट की मदद से, ठीक है। तो आप जिधर इसको रखेंगे आपके लाइट का सोर्स या आपके से लाइट की डायरेक्शन उसी तरफ हो जाएगी। तो बाकी ये वही ऑक्टेन एरियल लाइट है, इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। बाकी ऑक्टेन एरियल लाइट और
ऑक्टेन टारगेट लाइट, ये क्योंकि दोनों सेम है तो आप इसकी ये जो सोर्स है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया शेप डिटेल्स के अंदर। यहाँ से आप कुछ और भी फॉर एग्जाम्पल डिस्क जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका जो सोर्स है वो राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मैनुअली इसको क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आप देख सकते हैं अभी हमने चूँकि इसके ऊपर टैग वगैरह डिलीट कर दिए हैं, अब आपकी जो लाइट है वो वैसे मूव नहीं करेगी क्योंकि हमने इसके ऊपर टैग हटा दिया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर आता हूँ तो यहाँ पे आपको नल दिखाई देगी, हमारे पास नल क्रिएट हो चुकी है, और मैं ऑक्टेन लाइट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और हम जाते हैं एनिमेशन टैग के अंदर और यहाँ पे आपको नज़र आएगा टारगेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप ये आपसे पूछ रहा है टारगेट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ से आप नल को सिलेक्ट कर लें तो ये अब आपकी इस नल को फॉलो करेगा, जहाँ जहाँ आपकी नल जाएगी ये इसको फॉलो करेगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइट की तरफ जो कि ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, लाइट्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर नज़र आएगा ऑक्टेन IES लाइट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लाइट नज़र आ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको सीन के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा रेंडर वर्जन में। उसकी वजह ये है जो ही आप इसको क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पर मांग रहा होगा आपका इमेज टेक्सचर, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे IES फाइल मांग रहा है। IES बेसिकली आपके पास जो रियल वर्ल्ड में लाइट्स होती है उनका जो पैटर्न होता है, आप कह सकते हैं कि वो किस तरीके से रियलिटी में रिएक्ट करती हैं, नज़र आती हैं, वो पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपकी ऑक्टेन की लाइट भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट करती है। आप इन इमेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनको यहाँ से लोड करता हूँ तो मैं यहाँ से एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन करते हैं और यहाँ से आपने इसको नो कर लेना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपकी जो लाइट है वो काफ़ी विजिबल हो चुकी है। मैं इसका साइज़ जो है यहाँ से स्केल टूल से की मदद से इसका साइज़ काफ़ी छोटा कर लेता हूँ। ये जो लाइट है इसको सिलेक्ट करके डिटेल्स में आके रेक्टेंगल की बजाय आप इसको कर लें डिस्क। ठीक है, इसका सोर्स जो है वो गोल हो जाएगा और यहाँ से आपने रोटेशन टूल सेलेक्ट करना है और इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेना है इस तरीके से। तो भी आप देख रहे हैं कि आप कहेंगे कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। तो पहली बात ये कि ये आप देख रहे हैं कि अभी तक स्पॉट लाइट की तरह काम कर रही है। ठीक है, जिस तरह एक स्पॉट लाइट होती है उसी तरह काम कर रही है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको सारे के सारे व्यूज़ नज़र आएंगे। मैं यहाँ से इसको मूव करवा के पीछे की तरफ लेकर जाता हूँ और इसको आप जब पीछे की तरफ जाएंगे और जब ये आपकी जो दीवार है उसके पास जाएगी तो आप देख सकते हैं वो स्पेसिफिक पैटर्न बनाएगी, वही पैटर्न जो कि आपने जिस लाइट का पैटर्न डाउनलोड किया है। तो भी आप देख रहे हैं कि हमारी लाइट बिल्कुल ज़बरदस्त, वो आप देख रहे हैं 2 टेक्सचर्स बन रहे हैं दीवार के ऊपर। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आपके पास 2 टेक्सचर बन रहे हैं। अगर आप वैसी लाइट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये पैटर्न नहीं आएंगे, या आप IES फाइल को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास IES लाइट, इसकी सेटिंग्स आपको मज़ीद यहाँ पर नज़र आएंगी। और यहाँ पर एक चीज़ जो पिछली लाइट्स के अंदर हम देखना भूल गए वो है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसको अनचेक कर लूँ तो अगर आप देखें मैं इसका टेम्परेचर जो है बढ़ाता हूँ तो लाइट जो है उसकी पावर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ तो वो भी डिक्रीज़ हो रही है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो इन दोनों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए आप नॉर्मलाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज भी करते हैं तो उसकी जो पावर है वो कम नहीं होगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप इसको नॉर्मलाइज पे ही रखें। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँ और ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं और ऑक्टेन एरिया लाइट क्रिएट करते हैं तो भी आप देख रहे हैं कि हमारी लाइट जस्ट इस डायरेक्शन में जा रही है, बैकग्राउंड में अंधेरा है। लेकिन इसके टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको नज़र आएगा डबल साइडेड। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको बैक साइड में भी वो नज़र आएगी, शेडो लाइट जो है वो कास्ट करते हुए। तो आपको दोनों साइड पे लाइट नज़र आएगी और बीच में एक लाइन नज़र आएगी जहाँ पे उसकी लाइट नहीं पहुँच रही। और यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा है सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट से मुराद ये है कि आप जिस तरह आपके रेंडर के सैंपल होते हैं, यहाँ पे लाइट के सैंपल हैं तो इसके सैंपल जितने ज़्यादा होंगे तो इस लाइट से जो भी ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएगा उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन वही बात है कि जब आप सैंपल्स को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपके रेंडर क्वालिटी जो है या रेंडर टाइम जो है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब आप जाते हैं अगली नेक्स्ट लाइट की तरफ जो कि है आखिरी स्पॉट लाइट। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होगी जिस तरह आपने कोई टार्च लगाई हुई हो। और मज़ीद बात ये, अगर आप इसके करीब जाएँ तो आपको यहाँ पर एक रेंडर में नज़र आ रही होगी जैसा स्टूडियो के अंदर एक स्पॉट लाइट होती है। तो यहाँ से हम इसके टैग के ऊपर क्लिक करते हैं और सबसे नीचे जाते हैं और यहाँ पे आपको बार्न डोर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो दरवाजे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से आप इनको
जो है वो बंद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाला बंद हो रहा है और यहाँ से आप उसका जो वो आप देख सकते हैं उसकी लुक जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल हटा भी सकते हैं। इसको हम रोटेट करवाते हैं 90 डिग्री में। तो शिफ्ट को प्रेस कर रखना है आपने और ये हो गया हमारे पास 90 पे रोटेट। यहाँ से हम कैमरा व्यू में जाते हैं, आपको इस तरीके से नज़र आ रहा होगा और आप देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से वॉल्यूमेट्रिक लाइट आ रही है, ठीक है। यानी कि इस लाइट के साथ आपको फोग जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड मिलती है। तो आप उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, टैग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है टेक्सचर RGB स्पेक्ट्रम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइट का कलर जो है वो रेड हो जाए, इसके ऊपर ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास बड़ी मोटी रेड कलर की लाइट जो है वो आ रही है। और यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा लाइट मीडियम और ये है स्कैटरिंग मीडियम, यानी कि एक फोग क्रिएटेड है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर दो चीज़ें मिलेगी, आपने सिर्फ उनके साथ खेलना है। पहली है डेंसिटी और दूसरा है वॉल्यूम स्टेप लेंथ। तो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फोग की अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी और दूसरी बात ये कि रेंडरिंग टाइम उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसको आपने कम से कम रखना है, लेकिन इतना काम भी नहीं करना कि आपकी लाइट में से वो गायब ही हो जाए, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि लाइट के अंदर टेक्सचर मौजूद हो तो आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके रख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि वो आपको उसका लाइट पाथ भी नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके आगे पीछे सीन के अंदर रखता जाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे सीन के अंदर डिफरेंट लाइट्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। अगर आप लाइट के अंदर थोड़ा फ़र्क देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको रेंडरिंग टैब के नीचे PT नज़र आ रहा है, यानी कि पाथ ट्रेसिंग। तो वो होगा आपके पास DL यानी कि डायरेक्ट लाइटिंग, वो इस तरीके से होगा। और इसमें फ़र्क यह है कि जिस तरह आप ब्लेंडर के अंदर EV और साइकिल्स देख रहे हैं तो दोनों में जो फ़र्क है वो आपको डायरेक्ट लाइटिंग और पाथ ट्रेसिंग में। पाथ ट्रेसिंग मेरे अंदाज़े के मुताबिक इन सब में सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ ट्रेसिंग मैंने ओपन किया हुआ है और ये आप यहाँ से लाइट देख रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी लाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही, आप देख रहे हैं जिस तरह लाइट सेट कर रहे हैं वो सही तरीके से उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए थी। तो आप पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से अपना जो रेंडर सेटिंग्स है DL की बजाय PT कर लें, या फिर आप ऑक्टेन सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से आप पाथ ट्रेसिंग को सेलेक्ट कर लेना है डायरेक्ट लाइटिंग की बजाय, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास ऑक्टेन स्पॉटलाइट, तो ये थी हमारे पास ऑक्टेन का लाइट सेटअप। अब हम जाते हैं आखिर में, ये जो हमारे पास ऑक्टेन का कैमरे का टैग था, तो यहाँ पर आते हैं तो आपको कुछ मज़ीद चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। यहाँ पर है थिन लेंस और इसके अंदर जो कैमरा की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे f-stop है, यहाँ पर है लेंस डिस्टॉर्शन, वो आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वो किस तरह आपकी व्यू को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इसको चेंज नहीं किया जाता, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। अगर आपको नज़र आ रहा हो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो इनेबल्ड है और आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डीफोकस हो चुका है। तो आपने उसकी जो फोकस है उसको आपने ठीक करना है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास चेंज हो रहा है और यहाँ से आप इसका जो फोकस है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर नज़र आ होगा F, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस में कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट फोकस में हो चुका है और अब आप यहाँ से जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये अपर्चर की वैल्यू आ गई है। याद रहे कि आपके अपर्चर और f-stop एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आप एक की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, दूसरी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। फोकस पॉइंट है, इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हमारा फोकस पॉइंट काफ़ी चेंज हो चुका है और इसका जो ब्लर है इसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एस्पेक्ट रेशो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हासिल करना चाहते हैं एनामॉर्फिक लुक हासिल करना चाहते हैं, यहाँ से आप वैल्यूज़ को 2 कर दें तो आपकी लुक जो है वो एनामॉर्फिक हो जाएगी। आप इसको मज़ीद कहते हैं ना बहुत ही डिटेल वाला एनामॉर्फिक लुक हासिल करना चाहते हैं तो 3 जो है वो इसके अंदर आप ऐड कर दें तो ये थोड़ा सा मज़ीद शार्प हो जाएगा आपका व्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप एनामॉर्फिक लुक हासिल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो बोके हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं एक वर्टिकल ब्लर के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको 1 ही कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्फेरिकल लुक आए। और यहाँ से जो कि हमने F को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से हम फोकस कर सकते हैं। यहाँ से आप मटेरियल यानी कि आप कोई मटेरियल सेलेक्ट करके उसको भी यहाँ से फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी एक और ख़ास बात ये है, सबसे पहले मैं यहाँ से फोकस जो है इसके ऊपर रख लेता हूँ और इसको मैं अब यहाँ से डिसेबल कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये जो
एरो है वो हमारा बिल्कुल फ्री हो जाए। अब आप कुछ चेंजेस करते हैं लाइट के अंदर और आप देख रहे हैं कि कौन सी लाइट ज़्यादा बेहतर रहेगी, पहले वाली या बाद वाली। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ही वर्जन आ चुका है तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप क्लिक करेंगे स्टोर रेंडर बफर के ऊपर, तो अब ये आपका ये जो रेंडर है इसको इसने स्टोर कर लिया और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये 1500 सैम्पल्स थे और ये वाली सेटिंग्स थी, ठीक है। और कितना टाइम लिया है इसने। फॉर एग्जांपल आप रेंडर सेटिंग्स या आप सीन को ऑप्टिमाइज़ करें और आप देख रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 सेकेंड लिए इसने। तो मैं यहाँ से एक लाइट को मूव करवा के यहाँ पर ले जाता हूँ, तो अब आप यहाँ से इसका कंपैरिजन देख सकते हैं कि कौन सा इसमें लाइट यहाँ पर है और इसमें लाइट यहाँ पर है। ये जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली जो लेफ़्ट साइड पे है वो है न्यूअर और ये जो है वो ओल्डर वर्जन है, ठीक है। तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा इसने 19 सेकंड्स लिए हैं और उसने 20 सेकंड्स लिए थे। तो आप इस तरीके से सीन को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं और दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है और कौन सा ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे जाते हैं तो हमारे पास है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें आप मोशन ब्लर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर लेंगे और इस वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो उसमें मोशन ब्लर क्रिएट हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसलिए मोशन ब्लर आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो आपके पास मोशन ब्लर क्रिएट होगा। और अगेन इसका मोशन ब्लर अपना क्रिएट होगा तो वो रेंडर टाइम ज़्यादा लगेगा, ये चीज़ आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कैमरा इमेजर, यहाँ से आप इसको इनेबल करेंगे तो आपको मज़ीद कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर स्पेक्ट्रल AI डिनोज़र, इसको एक्टिवेट करेंगे, आपका जो सीन है इसको ये AI डिनोज़र के ज़रिए डिनॉइज़ कर देगा, यानी कि इससे आप अपना रेंडर टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है बचा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ, हमें डिनॉइज़र फ़िलहाल नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट कलर इन्फॉर्मेशंस आपको नज़र आ रही होंगी। आप यहाँ से एक्सपोजर वगैरह उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो आपके पास कलर स्पेसेस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट कलर स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं। आपके सीन को जो भी रिक्वायर्ड है मोस्ट ऑफ द केसेस sRGB होता है। और यहाँ पर आपको गामा वगैरह अगर आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, वाइट एरियाज़ को लिफ्ट कप करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको रेंडर करने के बाद ही चेंज करें। इसके बाद नीचे आते हैं, लट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सैचुरेशन और वेजिनेट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं। वाइट पॉइंट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि ये हमारे सीन का वाइट पॉइंट है। और यहाँ पर हार्ड पिक्सल रिमूवल, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको तकरीबन 0.1 0.2 के करीब ही रखें। उसमें यह है कि अगर आप रेंडरिंग कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा हो कि उसके अंदर छोटे जो है वो ग्लोइंग स्पार्क्स नज़र आ रहे हैं तो ये उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई ख़ास इतनी चीज़ नहीं है जो कि आपको जहन के अंदर रखनी चाहिए। उसके बाद जाते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर, इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, ब्लूम पावर, कट ऑफ ग्लेयर पावर। तो अगर मैं यहाँ से ब्लूम पावर को इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो लाइट जहाँ पे टकरा रही है वो एरिया ग्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ब्लूम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कट ऑफ कर सकते हैं। कट ऑफ यानी कि जस्ट उसी पॉइंट को आपने ग्लो करवाएं जो कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, या रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके बाद ग्लेयर पावर है, इसको आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ग्लेयर आ रहे हैं। ग्लेयर के अमाउंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लेयर का एंगल जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज एनामॉर्फिक लुक से जो है वो आप अचीव करना चाहते हैं, यहाँ से अपने ग्लेयर्स को ब्लर कर सकते हैं। यहाँ से जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है उसको आप चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ब्लूम्स या फ्लेयर्स जो आ रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये असल में आपके मॉडल्स के अंदर जो वो एरिया जो स्पेक्ट्रल होता है यानी कि लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए ब्लूम वगैरह की, यहाँ से आप इसकी शिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑक्टेन कैमरा ऑब्जेक्ट टैग्स के अंदर जो मज़ीद सेटिंग्स की आप इनको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपनी जो लाइट्स थी वो क्रिएट की हुई थी। अगर मैं यहाँ से अपना ऑक्टेन का जो कैमरा है जो अभी हमने क्रिएट किया इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ और ये जो हमारे पास लाइट्स हैं इन सबको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने लाइट्स और कैमरा किस तरीके से क्रिएट किए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ स्पॉट लाइट्स हैं जो कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा किस तरीके से वो एक वॉल्यूमेट्रिक लाइट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसकी रेजोल्यूशन को
1000 सैंपल कर लेता हूँ। और इसको हम अगर कैमरा व्यू से देखें तो, और साथ में एक चीज़ पता चलूँ कि मैंने इन सब के ऊपर एक एरियल लाइट लगाई हुई है और उसमें नॉइज़ का टेक्सचर दिया हुआ है। अगर हम इसको फाइनल रेंडर करके देखते हैं तो आपको ये इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से और बहुत ही बेहतरीन रेंडरिंग जो है वो निकाल सकते हैं ऑक्टेन रेंडर को यूज़ करके। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।